हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी के फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसका कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग यूनिट फर्स्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस क्या होता है? इसका सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हमें फार्माकोपिया का हिस्ट्री देखना है। सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज की टाइप एंड सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हेवी मेटल। इन सब के लिमिट टेस्ट के बारे में, इनके प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या क्या रहेगा जिसपे हम मेन फोकस करेंगे। फर्स्ट है हमारा पॉइंट हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज के सोर्स एंड टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इम्प्यूरिटीज क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका आरजीपी में या अदर एकेटीयू अदर यूनिवर्सिटी में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हेवी मेटल्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। क्लोराइड एंड सल्फेट के लिमिट टेस्ट के, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से ये वर्ड लिया गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वर्ड सबसे पहले किस लैंग्वेज से लिया गया था? ग्रीक भाषा से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीक भाषा से लिया गया है। जिसका मतलब क्या होता है, ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है फार्माकोन, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया दो वर्डों से मिलकर बना है। फर्स्ट है फार्माकोन, दूसरा है पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पोइया का मतलब होता है टू मेक। ड्रग को कैसे बनाते हैं ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके किसमें, फार्माकोपिया एक बुक होती है उसमें आपको मिलेगा। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। ए बुक डिस्क्राइबिंग chemical, drugs and other substance and how they are used as medicine, it is prepared by recognized authority। क्या होता है, जब भी हम कोई केमिकल को प्रिपेयर करते हैं या अदर ड्रग बनाते हैं तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसका, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको फार्माकोपिया में मिलती है। तो एक ये स्टैंडर्ड बुक होती है जिसकी पूरी की पूरी ड्रग की इंफॉर्मेशन किसमें होती है, हमारे फार्माकोपिया में होती है। इसी के द्वारा हम कोई सा भी लिमिट टेस्ट कर रहा है या अदर कोई सा भी ड्रग का फॉर्मेशन कर रहा है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमको इसमें मिलेगा। आगे क्या है, इट इज कंटेन स्पेसिफिकेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, एक्सपिएंट एंड डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म के बारे में, एक्सपिएंट के बारे में, अदर डोजेस फॉर्म कैसे प्रिपेयर करना है, पूरे पूरे कंटेंट किसमें, फार्माकोपिया में मिलते हैं। अब टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, हर नेशन का अलग अलग फार्माकोपिया होता है। जैसे हम इंडिया के हैं तो इंडियन फार्माकोपिया, यूएस वाले उनका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, चाइनीज फार्माकोपिया, अलग अलग टाइप के फार्माकोपिया होता है, वो नेशन वाइज होता है। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे हमारे इंडिया फार्माकोपिया पे, इंडियन फार्माकोपिया जिसको बोलते हैं। द आईपी, आईपी मीन्स होता है इंडियन फार्माकोपिया, इज द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी जिसको बोलते हैं, हैज पब्लिश्ड आईपी अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंतर्गत ये रिलीज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आईपी को रिलीज किया गया था। इसके अंदर कब कब इसके एडिशन आए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। इसमें आगे क्या लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था, द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948। इंडियन फार्माकोपिया कमिटी बनाई गई 1948 में। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ आईपी एज इट मेन इज फंक्शन, क्या क्या इसके फंक्शन है इसके बारे में भी उसमें डिस्क्राइब किए गए। द इंडियन फार्माकोपिया एडिशन और एस फॉलो, कौन कौन से कब कब इंडिया फार्माकोपिया का एडिशन आया उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला इंपोर्टेंट है। हमेशा आपका पूछा जाता है कि फर्स्ट एडिशन कब आया फार्माकोपिया का, तो फर्स्ट एडिशन आपका आया 1955 में। इसका सप्लीमेंट, ठीक है,
वो आया 1960 में, उसके बाद सेकंड आया 1966 में, फिर 1985, 1996, 7, 10, 14, 18, 22, ऐसे 9 एडिशन अभी तक आ चुके हैं। आपका क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, फार्माकोपिया की हिस्ट्री बताओ, फर्स्ट एडिशन, अगर आपका कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो क्या पूछेगा, फर्स्ट एडिशन कब आया और लेटेस्ट एडिशन कौन सा है अभी, और कब कब कौन से अमेंडमेंट आए, सप्लीमेंट आए, इसके बारे में आपसे पूछेगा। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया फार्माकोपिया का। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट है वो है इम्प्योरिटीज के बारे में। जैसे हमने डिस्कस किया था, सिलेबस का भी आपको बोला था, फर्स्ट हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया कंप्लीट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज क्या होती है। सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज डिस्कस करने से पहले हमको पता होना चाहिए इम्प्योरिटीज क्या होती है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इम्प्योरिटीज का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्प्योरिटीज इज अ अनवांटेड अनडिजायरेबल मटेरियल आर नोन एज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज ऐसा होता है कि हमको जो नहीं चाहिए वो हमारे अंदर हो तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक वाटर ग्लास है, वाटर के ग्लास में आपको किसी ने ORS का घोल बना के दे दिया, जबकि आपको इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको किसी ने वो बना के दे दिया, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं इम्प्योरिटी। जो हमें नहीं चाहिए फिर भी कोई हमको दे या हमारे अंदर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटी। जो पूरी तरीके से प्योर ना हो, जिसकी हमें जरूरत ना हो, अनडिजायरेबल हो, अनवांटेड हो, उसी को बोलते हैं इम्प्योरिटीज। अब इसके सोर्स कहां कहां से इम्प्योरिटीज हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है रॉ मटेरियल आपका, सेकंड होता है रिएजेंट यूज्ड इन रिएक्शन प्रोसेस, थर्ड होता है रिएजेंट यूज्ड इन रिमूव अदर इम्प्योरिटीज, फोर्थ होता है सोल्वेंट, फिफ्थ होता है कंटामिनेशन ड्यू टू रिएक्शन वेसल्स, सिक्स होता है कंटामिनेशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट, सेवंथ होता है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड, एट्थ होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और लाइट, नाइन्थ होता है पैकेजिंग मटेरियल इन एडिक्वेट स्टोरेज। टेंथ आपके सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल में थोड़ा सा। पर इम्प्योरिटीज से आपका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया है तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आप ये 10 सोर्स भी पढ़ लिए और इनके बारे में अंदर थोड़ा थोड़ा भी लिखे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ रहेगा। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जैसे कि आप कोई सा घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए जो भी आप कच्चा माल यूज कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में। वैसे अगर हम कोई सा ड्रग बना रहे हैं तो उसका API स्टार्टिंग मटेरियल जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एंड डोजेज फॉर्म शुड बी प्योर। कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो आपकी ड्रग की प्रिपरेशन के लिए वो प्योर होना चाहिए। सेकंड क्या बोल रहा, रिएजेंट यूज्ड इन रिएक्शन प्रोसेस, जो भी रिएजेंट आप यूज कर रहे हो सेम पॉइंट इसमें भी आएगा, वो भी क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। थर्ड आपका क्या आता है, रिएजेंट यूज्ड टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज। कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो उसी में जैसे हम जो भी रिएक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं उसी की इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं, ऐसे भी रिएजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिखा है बेरियम क्लोराइड इज यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फेट। अगर आपके पास सल्फेट का सॉल्यूशन है या सल्फेट का कोई भी मटेरियल है उससे रिमूव, उसको हमारे सॉल्यूशन में नहीं चाहिए तो उसको हमको रिमूव करवाना है तो क्या यूज करोगे आप लोग, बेरियम क्लोराइड यूज करोगे। बेरियम क्लोराइड इज यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फेट। ऐसे एग्जांपल आप लोग याद रख के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना तो थोड़ा इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्या होता है, सोल्वेंट। सोल्वेंट कैसा यूज करना चाहिए, सेम है, सब कैसा होना चाहिए, प्योर तो होना ही चाहिए, तो सेम है, सोल्वेंट मस्ट बी प्योर टू अवॉइड कंटामिनेशन फाइनल प्रोडक्ट। आपके फाइनल प्रोडक्ट में कोई खराबी ना आए, अच्छे से बने, कोई डिग्रेडेशन ना हो, कंटामिनेशन ना हो, इसलिए आपका क्या होना चाहिए, सोल्वेंट प्योर होना चाहिए। एग्जाम्पल में टेप वाटर, सॉफ्टेड वाटर, अलग अलग टाइप के वाटर होते हैं उनको यूज करना चाहिए। फिफ्थ होता है कंटामिनेशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट। अगर आपका एटमॉस्फेयर जहां पे आप बना रहे हो अच्छे से प्योर, जहां पे आप बना रहे हो स्टेलाइज नहीं है तो ये भी आपके रिएक्शन को क्या करेगा, कंटामिनेटेड कर सकता है, खराब कर सकता है। जैसे आप जहां पे बना रहे हो साइड में आप अच्छे से सफाई नहीं की हो, डस्ट है,
गैसें इधर से उधर आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज जो भी मिलती है, सिलिकॉन हो गया, ये सब चीजें आपके जो भी रिएक्शन, जो भी डोजेस फॉर्म बना रहे हो उनको खराब कर सकती है। 6th होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड का मतलब क्या है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, मेन एरिया आपका जहां पे आप सब चीजें रख रहे हो, आपका एपीआई है, एक्सपीएंट है, अदर मशीनें यूज कर रहे हो जिसको डोजेस फॉर्म बनाने के लिए, उससे कोई हैजार्डियस चीजें तो नहीं है। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रेजेंस ऑफ अ पार्टिकुलर मैटर, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फंगाई ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, दिस मे बी सम अनवांटेड रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेसिमाइजेशन। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो भी मटेरियल है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट की कोई सी भी चीजें या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जहां भी जैसे अनवांटेड चीजें मिलती है उनके साथ रिएक्शन करके ऑलरेडी दूसरा प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये हमारे लिए, हमारे जो डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हैजार्डियस हो सकता है। तो हमें सबसे पहले इन चीजों का, जो भी नॉर्मल रिएक्शन है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हैजार्डियस से रिलेटेड चीजें, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। 7th हो गया आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट। टेम्परेचर एंड लाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं हमारे पास जो लाइट की प्रेजेंस में खराब होते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग कभी देखे हो अंबर कलर बोतल होती होगी, जिनको अगर लाइट, उनके अंदर ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि अगर उनको लाइट के प्रेजेंस में रख दो तो वो डिकम्पोज हो जाते, खराब हो जाते, सेंसिटिव होते। तो ऐसे मटेरियल को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब जिनको बोलते हैं हम लोग लाइट सेंसिटिव मटेरियल। मिक डिग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो हल्के फुल्के भी खराब होते हैं। थर्मोलेबाइल मटेरियल, सबका मतलब एक ही होता है, या तो हीट की प्रेजेंस में खराब हो रहा है या लाइट की प्रेजेंस में खराब हो रहा है। ऐसी चीजों को हम, ऐसे मटेरियल से, ऐसे जो भी इन्वायरमेंटल हैजार्डियस है, टेम्परेचर लाइट वाले इफेक्ट है, उनसे हम लोगों को बचना पड़ेगा ताकि हमारा आगे का डोजेस फॉर्म खराब ना हो। 8वां है हमारा कंटामिनेशन ड्यू टू रिएक्शन वेसल्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वेसल्स, रिएक्शन वेसल्स का मतलब होता है आप लोग जो भी, जैसे बीकर यूज कर रहे हो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हो, अलग अलग टाइप के नेजल सिलेंडर यूज कर रहे हो, अलग टाइप के जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उनको बोलते हैं वेसल्स। वेसल्स के कारण क्या होता है, कभी कभी एक दूसरे टाइप का ही रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड वेसल्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक इम्प्यूरिटीज। कुछ ऐसे वेसल्स होते हैं जिनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं जिंक की, जैसे आयरन के ऊपर हम लोग जिंक की कोटिंग कर देते हैं, वे लिखा है गैल्वेनाइज्ड वेसल्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक इम्प्यूरिटी। गैल्वेनाइज के जो भी आप लोग यूज करोगे सामान, बीकर वीकर या अदर चीजें जो भी आती है, वो क्या करते हैं, जिंक की इम्प्योरिटी शो करेंगे, जिसके कारण अगर आप डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करेंगे तो वो ऑलरेडी खराब हो सकता है। तो इन चीजों से हम लोगों को बचना है। अब आगे क्या है, पैकेजिंग एरर। बहुत शॉर्ट लिखा हूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पैकेजिंग एरर्स, अपीयरेंस ऑफ पैकेजिंग, कैसा दिखना चाहिए, सीलिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रबर क्लोजर। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो सील रबर से पैक करते हैं, जो भी वाइल आता है उसके अंदर कभी कभी रबर निकली हुई होती है, जब आप उसको सेक करोगे तो अंदर से रबर का कुछ चीजें निकली हुई, वो भी आपके सॉल्यूशन को या आपके डोजेज फॉर्म को खराब कर सकता है। तो ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। इनएडिक्वेट स्टोरेज, सबसे ज्यादा है कि कौन सा डोजेज फॉर्म किस टेम्परेचर पे, किस एनवायरनमेंट पे रखा होना चाहिए, ये सब चीजें देखना पड़ती है। इसी को बोलते हैं इनएडिक्वेट स्टोरेज। स्टोरेज शुड बी प्रॉपर टू अवॉइड कंटामिनेशन। कंटामिनेशन या डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हमें स्टोरेज का ध्यान रखना चाहिए। किस चीज को, जैसे टीटी ऑयल, थिकनेस के ऑयल को हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिज में रखते हैं। अदर चीजें कुछ, जैसे टेबलेट होती है रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं पैरासीटामोल, पर अदर कुछ सॉल्यूशन को नहीं रख सकते। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका ये इम्प्यूरिटीज वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये खत्म हो गया। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इम्प्योरिटीज वाले को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब थर्ड है लिमिट टेस्ट। इससे भी एक ना एक लिमिट टेस्ट आपके एग्जाम में आता ही है। या तो लिमिट टेस्ट का डेफिनेशन आ जाएगा, किसी का 2 नंबर का है, किसी का 8 नंबर का है, तो लिमिट टेस्ट आ जाएगा प्लस 2 लिमिट टेस्ट के बारे में दे देगा। इम्प्योरिटीज का 2 नंबर का डेफिनेशन दे देगा या 8 नंबर में पूरा क्वेश्चन दे देगा। तो आपको इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा हेडिंग के हिसाब से
आप लोगों को देख के जाना है ताकि आपको दिक्कत ना आए एग्जाम में। अब पढ़ेंगे हम लोग लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से लिमिट टेस्ट होते हैं, लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं, इन सबकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो हम लोग लिमिट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। लिमिट टेस्ट इज ए डिफाइंड एज ए क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज विच इज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। अगर आपके सॉल्यूशन या जो भी आपके पास सैंपल है उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है कि नहीं, वो सॉल्यूशन प्योर है कि नहीं, इसके बारे में आपको पता लगाना है। तो उसके लिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट का मतलब आपको पता चल गया होगा, किसी भी सॉल्यूशन या सैंपल में इम्प्योरिटीज का पता लगाने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं। ये क्वांटिटी बेस पे भी होता है, अगर क्वांटिटी देख के भी करते हैं, अलग अलग मेथड होती है जिसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं। तो इसका नॉर्मल सा डेफिनेशन हो गया, क्या होता है, क्वांटिटी सेमी क्वांटिटी वाला टेस्ट होता है। क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को चेक करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आप सेंटेंस कैसे भी बना सकते हो, जरूर नहीं है हम जैसे लिखे हैं वैसे ही आप लोग लिखो। अब आगे क्या देखते हैं लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट इज जनरली डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कंपाउंड। एक नॉर्मल छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया है इम्प्योरिटीज को चेक करने के लिए, कितना इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है या नहीं उसका पता लगाने के लिए। कौन कौन सी मेथड होती है जिसके द्वारा लिमिट टेस्ट में इम्प्योरिटीज को पता लगा सकते हैं। तो मेथड आर यूज्ड टू चेक द इम्प्योरिटीज इन द लिमिट टेस्ट। कौन कौन सी मेथड होती है, सबसे पहले होता है हमारा विजिबल मेथड, जिसको हम देख के पता कर पाए कि नहीं कर पाए। जैसे आपका टेस्ट ट्यूब में आप लोग लिमिट टेस्ट करते हो, तो लिमिट टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन सा, एक सैंपल लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लेते हैं। तो एक सैंपल एंड स्टैंडर्ड में हम लोग देखते हैं कि कौन से में टर्बिडिटी आ रही, कौन से में अदर सॉल्यूशन कौन सा क्लियर है। उन दोनों चीजों से हम लोग विजिबल तरीके से देख के पता कर सकते हैं। सेकंड मेथड होती है आपकी कंपैरिजन मेथड, दोनों को कंपेयर करके। थर्ड होती है क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन, क्वांटिटी बेस पे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि क्वांटिटी बेस पे कौन सा लिमिट टेस्ट है पास होगा, कौन सा लिमिट टेस्ट फेल होगा। अब होते हैं कुछ सॉल्यूशन के बारे में जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, जैसे आप लोग लिमिट टेस्ट के आगे जब प्रिपेयर करोगे तो दो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप लैब में करोगे तो। एक होता है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका टेस्ट सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आएगा ये। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन हमको पता होता है, मतलब इसको बोलते हैं नॉन कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। कितना इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज तो रहेगा कितना ही 99% सॉल्यूशन प्योर हो सकता है, उसमें भी 0.001% इम्प्योरिटीज होगा, तो इम्प्योरिटीज तो रहेगा, पर वो क्या होता है, डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल नहीं है, मतलब ये पास हो सकता है सैंपल। तो वो होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिस हमको क्या कंसंट्रेशन पता होगी इम्प्योरिटीज की। जबकि टेस्ट सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को टेस्ट करने के लिए आगे भेजते हैं, होगा कि नहीं पास, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वन बाय वन हम लोग लिमिट टेस्ट, अलग अलग लिमिट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो सबसे पहले लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का डेफिनेशन देखेंगे, उसका प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद हम उसका रिएक्शन देखेंगे। ज्यादा लंबा नहीं होगा, हर लिमिट टेस्ट को मैंने कंप्रेस करके बिल्कुल कम करके एक एक पेज में रखा हुआ है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज अ केमिकल टेस्ट दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ क्लोराइड इन अ सब्सटेंस ऑफ और कंपाउंड। अगर हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, क्लोराइड के बारे में चेक करेंगे कि कितना क्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कितना क्लोराइड हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या नहीं, जितना अमाउंट हमको चाहिए उससे ज्यादा तो नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। मेन प्रिंसिपल होता है, कोई सब लिमिट टेस्ट आए उसका प्रिंसिपल आप लोगों से पूछते हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द वेल नोन रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट, जिसको AgNO3 बोलते हैं, एंड सोल्यूबल क्लोराइड टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेट ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलता है आपका
लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का प्रिंसिपल कि आपकी दो चीजों के बीच रिएक्शन होगी। पहला होगा आपका सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब NO3, ठीक है, AgNO3, और आपका किसके बीच सोल्यूबल क्लोराइड। जैसे आप लोगों को एक रिएक्शन दिखा देता हूं, इसी में लिखा है क्लोराइड प्लस AgNO3 का रिएक्शन करवाओगे आप तो क्या बनेगा आपका AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हो, ठीक है, और आपका नाइट्रेट निकल जाएगा। तो इसी का रिएक्शन, इसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। अब हम लोगों को प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी, प्रेसिपिटेशन का क्या होता है कि अगर आप सॉल्यूशन में, जैसे अगर आप एक बीकर लिए हो, बीकर के अंदर आपने पानी लिया है, पानी के अंदर अगर आप चोक को डाल दोगे, चोक अगर नीचे जम गया तो उसको बोलते हो प्रेसिपिटेट हो गया। अगर उसी के अंदर घूमता रहा तो उसको बोलते हो टर्बिडिटी, ठीक है। सेम वर्ड है, ज्यादा अंतर नहीं है, सेम ही होता है प्रेसिपिटेट एंड टर्बिडिटी, एक माइन्यूट डिफरेंस है जो आपको बता दिया। अब इसके आगे पढ़ते हैं, द टेस्ट सॉल्यूशन बिकम टर्बिड। उसके बाद क्या होता है, जो भी अगर टेस्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर क्लोराइड ज्यादा अमाउंट में तो टर्बिड शो करेगा, मतलब धुंधला सा हो जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ अ टर्बिडिटी डिपेंडिंग अपॉन द amount of silver chloride produced, which is turn depends upon the amount of chloride present in test sample। अगर कितना अमाउंट में आपका टर्बिडिटी शो करता है, वो क्या शो करता है, AgCl का प्रेस कितना AgCl बना है, वही पता बताएगा आपको कि आपके सैंपल में कितना क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर ज्यादा टर्बिड होगा, ज्यादा AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब आपके सैंपल में ज्यादा क्लोरीन प्रेजेंट है। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जितना AgCl का प्रेसिपिटेशन बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपके सैंपल में क्लोराइड प्रेजेंट होगा। अब हम लोग नाइट्रिक एसिड NaCO3 का यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको बता देता हूँ। HNO3 इज एडेड टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ताकि ये आगे रिएक्शन ना कर पाए, इजीली AgCl के साथ रिएक्शन कर ले। एंड हेल्प द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट, एंड किसमें हेल्प करता है, AgCl के प्रेसिपिटेशन, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। तो ये आपका लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का खत्म हो गया। अगर आपसे पूछे कि अगर आपको स्टैंडर्ड टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है इसी में आगे, तो आप लोग कैसे बनाओगे, हालांकि आप लोग लैब में गए होगे तो लैब में आप लोगों से बनवाया होगा कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें आपके लैब में प्रोवाइड होती है। प्रोसीजर देखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक बीकर लोगे, जो भी जिसमें भी आप लोग बना रहे हो आपके लैब के हिसाब से, टेक 10 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ नेजल सिलेंडर। आपके एक टेस्ट ट्यूब होती है, एक नेजल सिलेंडर होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है, नेजल सिलेंडर को आसानी से रख सकते हो और एक स्पेसिफिक अमाउंट में उसमें ले सकते हो। एंड 5 ml ऑफ वाटर, ठीक है, इतना अमाउंट लेना है। उसके बाद क्या करना है, 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड मेकअप द वॉल्यूम टू 50 ml विथ वाटर, ठीक है। आप उसको बाद क्या करना है, आपको 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेना है एंड सॉल्यूशन को 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देना है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, एड 1 ml ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, 1 ml का आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लोगे। उसके बाद क्या करोगे, स्टिर विद ग्लास रोड, ग्लास रोड से आप उसको घुमा लोगे एंड क्या करोगे, 5 मिनट के लिए उसको रख दोगे। आफ्टर दैट ऑब्जर्व एंड कंपेयर द टर्बिडिटी, उसके बाद आप उसकी टर्बिडिटी को चेक कर सकते हो कितना सॉल्यूशन आपका क्लियर है। आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका देके रखेगा आपके पास, जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा लैब से, उसमें क्या लिखा होगा, 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन। क्लोराइड सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास बना हुआ रखा होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको नेजलर सिलेंडर में लेना है, पानी लेना है, ठीक है। वाटर लेने के बाद आपको 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन लेना है, 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, 1 ml ऑफ 0.1 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद ग्लास रोड से आपको स्टिर करना है, स्टिर मतलब थोड़ा सा घुमाना है। आफ्टर दैट उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है और टर्बिडिटी को चेक कर लेना है। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। अगर आपको टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है तो टेस्ट सॉल्यूशन सेम बनता है, बस आपका एक डिफरेंस रहेगा उसमें, अभी आपको बताता हूँ। स्पेसिफिक वेट ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड एक ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वेट लोगे आप। टेस्ट सॉल्यूशन मतलब आप उसको टेस्ट करना ही पड़ेगा आपको उसका, तो
तो इसलिए आपको स्पेसिफिक वेट नहीं लेना है, आपके हिसाब से आप उसको डाल सकते हो थोड़ा सा आगे पीछे करके। उसके बाद आपको क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, फार्माकोपिया में देके रखेगा, एंड ट्रांसफर इनटू नेजल सिलेंडर, नेजल सिलेंडर में आपको ट्रांसफर कर देना है। फिर सेम प्रोसीजर है, एट 10 ml जैसा इसमें रखा है सेम वैसे कर लेना है, और दोनों सॉल्यूशन को आप लोग देखना है थोड़ी देर रख के कि किसमें क्लियरेंस है किसमें नहीं है, कौन सा पास हो सकता है कि नहीं आपका टेस्ट सॉल्यूशन, या नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड की तुलना में कितना टर्बिड हुआ, कितना प्रेसिपिटेट हुआ, ये सब चीजें आप चेक कर सकते हो। ये आपका प्रोसीजर हो गया किसका, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टेस्ट सॉल्यूशन बनाने का, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सल्फेट के लिमिट टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगा पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, the limit test for sulfate is a quantitative test that determine the amount of sulfate ion in a sample। अगर हमने अभी क्लोराइड का लिमिट टेस्ट किया था तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्लोराइड के सैंपल का, क्लोराइड आयन का पता कर रहे थे, ठीक है। अगर सल्फेट का लिमिट टेस्ट कर रहा है तो सल्फेट के आयन के बारे में पता करेंगे। तो जिसका भी लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, ये की पॉइंट है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप अभी हमने पढ़ा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट क्या होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसके बारे में हम सल्फेट के आयन के बारे में पता करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल देख लेते हैं। द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन सोल्यूबल सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका क्या होता है कि सोल्यूबल सल्फेट का रिएक्शन आप किसके साथ करते हो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट विच अपीयर एज अ सॉलिड पार्टिकल टर्बिडिटी इन द सॉल्यूशन। क्या करता है वो, आपके सॉल्यूशन में टर्बिडिटी शो करेगा या नहीं करेगा। ये रिएक्शन पहले क्या करेगा, बेरियम सल्फेट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके सॉलिड पार्टिकल या टर्बिडिटी सॉल्यूशन में अपेयर होते हैं कि नहीं, इसके बारे में देखना है हमको। तो ये रिएक्शन से आप लोग समझ लो क्या करते हैं, सल्फेट लेते हैं, ठीक है, सोल्यूबल सल्फेट लिए, बेरियम क्लोराइड लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या करते हो, बेरियम सल्फेट बना रहे हो, ठीक है। ये नॉर्मल सा रिएक्शन होगा, यही इसका प्रिंसिपल है। अगर आपको रिएक्शन आता है तो आप इजीली प्रिंसिपल बना सकते हो, प्रिंसिपल आता है तो थोड़ा सा रिएक्शन को आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब इसका की पॉइंट, हम HCl क्यों यूज कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग अभी बता देते हैं आपको की पॉइंट में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हम लोग नाइट्रिक एसिड क्लोराइड के लिए ले रहे थे, वैसे सल्फेट के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। वो भी क्या क्या कर रहा था, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था, मतलब एसिडिक कर रहा था सॉल्यूशन को। वैसे इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन को टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। सेकंड थिंग होता है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, इज यूज्ड टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट बाय गिविंग आयनिक कंसंट्रेशन इन द रिएजेंट। क्या कर रहा है, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा पोटेशियम सल्फेट। लिखा नहीं है इसमें आगे, पर पोटेशियम सल्फेट हम लोग यूज करते हैं। जैसे सल्फेट लिया ना, सोल्यूबल सल्फेट, उसकी जगह पोटेशियम सल्फेट ले सकते हैं। थर्ड है एल्कोहल प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन। एल्कोहल क्या करता है, सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करेगा, किसी भी टाइप का कोई सैचुरेशन ना हो, ठीक है, पहले से ही कोई रिएक्शन ना हो जाए, इसके लिए उससे बचाएगा, ठीक है। तो ये आपका लिमिट टेस्ट हो गया सल्फेट का, ये आपके की पॉइंट हो गए, प्रिंसिपल हो गए, रिएक्शन हो गए, ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगले लिमिट टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन का लिमिट टेस्ट क्या बोलता है, सेम जैसे हम लोगों ने दो लिमिट टेस्ट पढ़े वैसे आयरन का लिमिट टेस्ट है। इसका रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बाकी सेम है। द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज ए सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज्ड टू चेक द आयरन इम्प्योरिटीज इन अ सैंपल। क्या करते हैं हम लोग, जैसे क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्या कर रहे थे हम लोग, क्लोराइड का पता कर रहे थे, सल्फेट में सल्फेट आयन का पता कर रहे थे, वैसे आयरन में हम लोग आयरन के लिमिट टेस्ट में आयरन कितना % प्रेजेंट है या कितना अमाउंट आयरन प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, उसकी इम्प्योरिटीज का पता करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल बताता है आपको, द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन। आयरन का रिएक्शन आप किसके साथ करा दोगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। अभी आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा। इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हो आप लोग, पहले क्या ले रहे थे हम लोग, एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे थे, मतलब pH 7 से कम था।
अब एल्कलाइन सॉल्यूशन ले रहे हैं मतलब pH 7 से ज्यादा होगा। टू फॉर्म आयरन थायोग्लाइकोलेट, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम होगा आयरन थायोग्लाइकोलेट। द कलर ऑफ आयरन थायोग्लाइकोलेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द सैंपल। आपका जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा फेरस थायोग्लाइकोलेट का, वही जो कलर शो करेगा वही बताएगा आपका उसमें इम्प्योरिटीज कितना है और कौन सा कलर शो कर रहा है, उसी हिसाब से हम लोग पता करेंगे। अब रिएक्शन आता है, आयरन का रिएक्शन आप थायोग्लाइकोलिक एसिड से करोगे। अगर Fe3+ है उसको Fe2+ में कन्वर्ट करना पड़ता है, फेरिक को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद थायोग्लाइकोलिक एसिड का रिएक्शन हो सकता है। 2Fe2+ में कन्वर्ट किया, उसके बाद फेरस वाले का रिएक्शन किया थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, दोनों लेते हैं सिट्रिक एसिड एंड अमोनिकल एल्कलाइन सॉल्यूशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा जिसमें कौन सा कलर देगा, पर्पल कलर ये शो करेगा। इसी कलर के ऊपर हम लोग इम्प्योरिटीज का पता करेंगे, कौन सा कलर, पर्पल। अब की पॉइंट क्या होता है इसमें, अमोनिया क्यों यूज कर रहे हैं, अमोनिया यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाने के लिए। सेकंड थिंग होती है सिट्रिक एसिड एक्ट एज ए चिलेटिंग एजेंट, ये सॉल्यूशन को एसिडिक नहीं करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। आप लोग आगे पढ़ोगे, लिगेंड होते हैं, चिलेटिंग एजेंट होते हैं, क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराना है उसमें हेल्प करते हैं। बाइंडिंग टू आयरन टू फॉर्म ए सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, आयरन की बाइंडिंग थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ अच्छे से हो जाए उसमें हेल्प करता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड एक्ट कैसे करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके डीप में नहीं जाएंगे, यही पता करना है अभी आपको थायोग्लाइकोलिक एसिड कैसे काम करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो ये आपका होगा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट किस में करते हैं, ये सबसे सेम वैसे लिखना है आपको। किसकी इम्प्योरिटीज देखेंगे हम लोग, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज देखेंगे। ये इसमें हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट से, या आपके उसमें भी आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट आता है, कोई सा भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज आल्सो नोन एज गट-डिजिट टेस्ट। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को एक और नाम से, किस नाम से जानते हैं, गट-डिजिट टेस्ट के नाम से जानते हैं, और जिस अपरेटस में ये टेस्ट करते हैं उसका नाम है गट-डिजिट अपरेटस। ये आप लोग ध्यान रखना कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट किस अपरेटस में करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए गट-डिजिट अपरेटस। द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आर्सेनिक इज रिड्यूस्ड टू आर्सेन गैस। सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको रिएक्शन से बताऊंगा। आर्सेनिक को आर्सेन गैस में कन्वर्ट करना है बाय सब्जेक्टिंग टू रिडक्शन विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस। ठीक है, ये आप मेन प्रिंसिपल हो गया आपका। आर्सेनिक गैस विथ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्या बनाएगा, येलो स्टेन बना लेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन का काम करता है, वैसे रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी चीज को रिडक्शन का, रिड्यूस कराने का काम करेगा। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, जिससे आपका हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा। अब हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन आर्सेनिक एसिड के साथ कराएंगे, जिससे आर्सेनियस एसिड बन जाएगा। H3ASO4 से हम लोग बना लिए H3ASO3। अब आर्सेनियस एसिड का रिएक्शन फिर से हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो हमारा आर्सेनिक गैस बन जाएगा। आर्सेन गैस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब आर्सेन गैस का रिएक्शन मर्क्यूरिक पेपर के साथ करते हैं, GCl2 के साथ, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और येलो स्टेन बन जाएगा। मतलब ये आपका लिमिट टेस्ट क्लियर हो गया आर्सेनिक का। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं कि हम ये HCl क्यों यूज किए, आर्सेन गैस क्यों लिए, मर्क्यूरिक पेपर क्या काम करेगा। जिंक की पॉइंट में देखिए, जिंक पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टेनसेस क्लोराइड इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, मैंने KI लिखा नहीं है, जिसको पोटेशियम आयोडाइड बोलते हो आप लोग। स्टेनियस क्लोराइड भी यूज करते हुए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। अगर आपके पूरे लिमिट टेस्ट में
बस आप लोगों को क्या करना है, एक लिमिट टेस्ट, आयरन का लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड और सिट्रिक एसिड थोड़ा अलग काम कर रहा है, पर जहां भी एसिड आ जाए जैसे HCl आपको याद होना चाहिए क्या काम कर रहा है, टू मेक ए सोल्यूशन एसिडिक। थर्ड है आपका लेड एसिटेट पेपर, ठीक है, जो भी आप लेड एसिटेट पेपर यूज कर रहे हैं टू ट्रैप द हाइड्रोजन सल्फाइड, अलग से कोई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ना बने, इसलिए हम लेड एसिटेट पेपर यूज कर रहे हैं। अगर आपने गटजिट ऑपरेटर देखा हो तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगला लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, लेड का लिमिट टेस्ट। लेड के लिमिट टेस्ट में क्या करते हैं, सेम हम लोग किसका, लेड का इम्प्योरिटीज चेक करेंगे। तो लेड का इम्प्योरिटीज चेक करेंगे तो डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ लेड इज अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट दैट डिटरमाइन इफ द अमाउंट ऑफ लेड इन अ सैंपल इज विद इन एन एक्सेप्टेबल लिमिट। आपके सॉल्यूशन या सैंपल में जो लेड है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है कि नहीं, इतना एक्सेप्टेबल है कि नहीं उसी को चेक कर रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हो आपके सैंपल में कितना लेड के इम्प्योरिटीज है उसको चेक कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, ठीक है, उसी का डेफिनेशन होता है। अब इसका मेन प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ लेड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ लेड एंड डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। किस किस का रिएक्शन करते हैं, लेड का रिएक्शन करवाते हैं, पीबी जिसको बोलते हैं, उसका रिएक्शन किसके साथ कराते हो, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसका नाम होता है डाइथाइजोन भी बोलते हैं। इन कौन से सॉल्यूशन में, एल्कलाइन सॉल्यूशन में, टू फॉर्म अ लेड थायाजोन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है, लेड डाइथायाजोन कॉम्प्लेक्स एक फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने आर्सेन में भी देखा था, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा था, आयरन के उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, वैसे लेड के साथ भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा जिसको आप लोग क्या बोलोगे, लेड डाइथायाजोन कॉम्प्लेक्स। जैसे रिएक्शन देख लेते हैं, लेड का रिएक्शन डाइथायाजोन ग्रीन कलर का होता है उसके साथ करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है H11 कार्बन के साथ जुड़ा है, दो नाइट्रोजन है, C6H5 डाइफिनाइल इसीलिए बोल रहा है, दो फिनाइल जुड़ा है, ठीक है। डाइथायाजोन, थाया मतलब होता है सल्फर, दो सल्फर का मोइटी लेंगे, ठीक है। थाया एजा मतलब होता है नाइट्रोजन ले रहे हैं, उसके साथ रिएक्शन करवा के आपका लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, रेड कलर का होता है। उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद रिएक्शन के अंत में ये वॉयलेट कलर का हो जाता है, मतलब ये आपका लेड का लिमिट टेस्ट आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। लेड का लिमिट टेस्ट किससे कराते हैं, रिएक्शन करा देना आप डाइथाइजोन से एल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो जिससे आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग में कैसा होगा, रेड कलर का, जबकि नेट रिजल्टेंट उसका क्या निकलेगा ड्यूरिंग रिएक्शन, वॉयलेट कलर का वो आपको मिलेगा। अब की पॉइंट क्या है इसके, टू अवॉइड इंटरफेरेंस बाय अदर मेटल, हमको क्या करना है, इंटरफेयर अदर मेटल के इंटरफेयर से बचाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज करेंगे, अमोनियम सिट्रेट यूज करेंगे, KCN यूज करेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड ETC यूज, एक्स्ट्रा कुछ भी ETC कोई भी यूज कर सकते हैं हम इसके अलावा भी। अगर हमको अदर मेटल से इंटरफेयर ना कराएं लेड के साथ तो हम लोगों को ये चीजें यूज करेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल। आप लोग हेवी मेटल तो सुने ही होंगे, अधिकतर आप लोग सुनते हो हेवी मेटल का लिमिट टेस्ट। अब हेवी मेटल के लिमिट टेस्ट, हेवी मेटल ऐसी कौन सी होती है जिनका लिमिट टेस्ट हमें पढ़ते हैं अधिकतर। हेवी मेटल के लिमिट टेस्ट में आपकी लिमिट टेस्ट हेवी मेटल आती है CO, SN, मैग्नीज, सिल्वर, ठीक है, आर्सेनिक, अदर आती है बहुत सारी और हेवी मेटल्स होती है। मैंने कुछ लिखा है कोबाल्ट, स्ट्रेंसियम, ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये होती है आपकी हेवी मेटल। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं हम लोग, कोबाल्ट, टिन, मैग्नीज, सिल्वर, ठीक है, ये इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल होता है लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल्स इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटीज। कौन कौन सी मेटालिक इम्प्योरिटीज होती है, विथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ और सोडियम सल्फाइड इन एन एसिडिक मीडियम। क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड को क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में देखते हैं टू प्रोड्यूस मेटल सल्फाइड विच गिव ब्राउन कलर। प्रिंसिपल एक बार और देखते हैं क्या होता है। लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन,
किस किस का रिएक्शन कराते हैं, मेटालिक इम्प्योरिटीज विथ हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा सोडियम सल्फाइड। कौन से मीडियम में कराओगे आप लोग, एसिडिक मीडियम में। टू प्रोड्यूस मेटल सल्फाइड, क्या प्रोड्यूस करोगे, मेटल सल्फाइड। कैसा कलर देगा, ब्राउन कलर देगा। इसको रिएक्शन से समझो। हेवी मेटल की रिएक्शन आप कैसे करा रहे हो, हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ। कौन से उसमें मीडियम में करा रहे हो, एसिडिक मीडियम में। तो आपका क्या मिलेगा, सल्फाइड्स ऑफ हेवी मेटल मिलेगी जिनके कलर होंगे ब्राउन कलर। ये अलग अलग मेथड से करते हैं, उसका प्रोसीजर आपको बताऊंगा। ये आपका प्रिंसिपल इतना क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने पहले भी बताया आपको, आपका रिएक्शन क्लियर है तो आप प्रिंसिपल इजीली बना सकते हो। अगर आपका प्रिंसिपल क्लियर है तो अगर आपको रिएक्शन में थोड़ा सा भी पता है एलिमेंट के बारे में तो आप इजीली बना सकते हो। प्रोसीजर क्या बोलता है, पहला मेथड, कौन कौन से मेथड है, मेथड ABC है, ABCD। पहले ए के बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड ए बोलता है, मेथड ए इज यूज्ड फॉर द सब्सटेंस गिव क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन गिवन इन ए मोनोग्राफ। क्या करना है कि जो भी मोनोग्राफ में जिस जिस कंडीशन को दिया है उसमें क्या होना चाहिए, गिव कलरलेस सॉल्यूशन होना चाहिए। सेकंड मेथड में क्या है, सेम फॉर दिस विच डजंट गिव क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन, क्या नहीं देता, मेथड बी में कलरलेस सॉल्यूशन नहीं देता है, ठीक है। थर्ड मेथड सी में क्या करता है, इज यूज्ड फॉर द सब्सटेंस विच गिव क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन इन NaOH, किसमें क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देगा, NaOH के साथ। मेथड डी में क्या देखते हैं, इज यूज्ड फॉर दो सब्सटेंस विच डजंट गिव क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन इन NaH सॉल्यूशन। अगर आपने एक चीज इसमें कॉमन नोटिस किया है तो आपने क्या देखा होगा कि मोनोग्राफ किसमें क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है, जैसे मेथड ए और मेथड बी, एक में नहीं दे रहा है, एक में क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है। मेथड सी और मेथड डी में आप लोग देख रहे होंगे NaOH के साथ एक में दे रहा है, एक में नहीं दे रहा। तो ये कुछ मेथडें होती है हेवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट को चेक करने की, उसी के बारे में आपको बताया। तो ये हो गया आपका लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल्स कंप्लीट। अब हम लोग मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट होते हैं। हम लोग जो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट के बारे में देखते हैं, एक होता है क्लोराइड का मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट, दूसरा होता है सल्फेट का लिमिट टेस्ट। क्यों जरूरत पड़ी मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट की, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके अंतर्गत क्लोराइड के लिमिट टेस्ट से कुछ चीजें हटा दे तब भी वो लिमिट टेस्ट अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छे से बिना कुछ रिएजेंट हटाने के बाद भी उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, जिसको फार्माकोपिया में अलग अलग उसमें दिया गया है, कौन से उसमें दिया गया है आगे डिस्कस करेंगे। वैसे सल्फेट का लिमिट टेस्ट, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में क्या होता है, कुछ रिएजेंट को रिमूव कर दिया गया। जब भी सल्फेट का लिमिट टेस्ट वो रिएक्शन दे रहा था, तो जब वो ऑलरेडी वो रिएक्शन दे रहा है तो उस रिएजेंट की वहां पे जरूरत ही क्या थी उस टाइम, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया, छठे एडिशन के हिसाब से इंटरनेशनल फार्माकोपिया में द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हैज बीन मॉडिफाइड विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में कुछ चेंज किए गए, कुछ मॉडिफाई किए गए, उसी को बोलते हैं मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। जबकि पास्ट में क्या था, द क्लोराइड सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसमें क्या यूज कर रहे थे हम लोग, पहले सोडियम क्लोराइड यूज कर, बट नाउ इट हैज बीन मॉडिफाइड बाय सब्स्टिट्यूटिंग सोडियम क्लोराइड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, ठीक है। जैसे रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का AgNO3 के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो पहले सोडियम क्लोराइड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। When the turbidity produced in the sample is lower than the produced in the standard solution, अगर आपके सॉल्यूशन में जितना टर्बिडिटी है उससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, जितना स्टैंडर्ड में आया उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर भी होगा तो आपका टेस्ट पास होगा, ठीक है। तो ये मॉडिफाई किया गया, सोडियम क्लोराइड को HCl से थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, यही है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट। अब अगला होता है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट।
अब सल्फेट के लिमिट टेस्ट में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये, क्योंकि इसमें से कुछ रिएजेंट को रिमूव किया गया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इतना नहीं है पर मे भी थोड़ा सा लग सकता है। क्या होता है लिमिट टेस्ट? मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट IP 1996 लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हैव अंडरगो एन एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन। बाय डूइंग सो इट इलिमिनेटेड द नीड फॉर बेरियम सल्फेट रिएजेंट। क्या किया गया? बेरियम सल्फेट रिएजेंट को रिमूव किया गया, इलिमिनेटेड किया गया, हटा दिया गया। While turbidity is comparable through the use of alcohol, turbidity किससे चेक की गई? एल्कोहल के साथ एंड बेरियम क्लोराइड के साथ। द मेथड स्टिल यूज एल्कोहल, एल्कोहल को फिर भी यूज किया गया ताकि सुपर सैचुरेशन से बचा रहे। रिएजेंट प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बेरियम सल्फेट अगर रिएजेंट बनाना है तो उसको कैसे बनाओगे? 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिक्वायर डिसोल्विंग 12 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड विथ वाटर। वाटर के साथ आपको ये सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद क्या करना है? 850 ml ऑफ वाटर, 20 ml अल्कोहल एंड 5 ml ऑफ 0.0181% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन टू 50 ml ऑफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। मेकअप द वॉल्यूम 100 ml। ठीक है, क्या करना है? आपको वॉल्यूम मेकअप कर देना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, डबल एक बार वीडियो को पॉज करके देखना तो आ जाएगा। इसका रिएक्शन क्या होता है? सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे HCl के साथ तो बेरियम सल्फेट बनेगा। मतलब मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट क्या बोलता है कि इसमें से हमने क्या रिमूव कर दिया? सल्फेट, बेरियम सल्फेट जो रिएजेंट यूज कर रहे थे, बेरियम सल्फेट जो बना रहे थे इतने कॉम्प्लिकेशन से कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हमने इससे रिमूव कर दिया और एल्कोहल यूज कर दिया, तब भी हमारा सल्फेट लिमिट टेस्ट दे रहा था। ये आपका क्या हो गया? सारे के सारे लिमिट टेस्ट क्लियर हो गए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं कि सिलेबस में क्या क्या हम लोग कवर किए। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया देखें, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। फार्माकोपिया के बारे में देखें, कौन सा एडिशन कब आता है, उसका डेफिनेशन देखें। सेकंड थिंग, हमने इम्प्योरिटीज चेक की थी, इम्प्योरिटीज में उसका डेफिनेशन, सोर्स एंड टाइप। जो हेडिंग है वो इम्पोर्टेंट है, अंदर का थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो भी काम हो सकता है। लिमिट टेस्ट आपका क्लोराइड, सल्फेट, आयरन सबका देख लिया हम लोग। लास्ट में मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट भी हम लोग देख लिए। मतलब आपका ये बी फार्मेसी का फर्स्ट सेम का फर्स्ट यूनिट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया 1 आवर के अंदर। आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं एग्जाम के लिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।